ऐसा वायरस जिसका मोर्टेलिटी रेट, मृत्यु दर 60% से ऊपर, एक ऐसा वायरस जो 1996 से हमारे साथ है, एक ऐसा वायरस जो अगर कोविड की तरह फैला तो ह्यूमैनिटी इस सामाजिक ताने बाने को जिसको हम जानते हैं ये हमारे लिए इतिहास बन जाएगा। जी हाँ, हम बात करें H5N1 या बर्ड फ्लू की। हर बार की तरह इसमें भी कहानी शुरू से शुरू करते हैं ताकि आप समझ सकें कि ये कहानी शुरू कहां से हुई। साल है 1996। सदर्न चाइना के एक गांव में कुछ लोग गूस पालते थे और कुछ गूस मरने शुरू हो गई। धीरे धीरे इन गूस का नंबर बढ़ता चला गया। फार्मर्स, किसानों ने परेशान होके जानवरों के डॉक्टर को बुलाया। जानवर के डॉक्टर को जब कुछ समझ में नहीं आया, कोई रीजन नहीं मिला इनके मरने का, तो उन्होंने अल्टीमेटली गवर्नमेंट का कॉन्टेक्ट किया और गवर्नमेंट ने वायरोलॉजिस्ट या साइंटिस्ट को भेजा उस गाँव के अंदर। जब उन लोगों ने सैंपल्स कलेक्ट करे, सैंपल्स के अंदर से मॉलिक्यूलर टेक्नोलॉजी से जब उन लोगों ने स्ट्रेन को डायग्नोज किया, उन्होंने फिगर आउट किया एक नया वायरस है। ये एक फ्रेश वायरस है जो कि उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। जब इस स्ट्रेन को अलग करा गया तो उन लोगों ने फिगर आउट किया इस वायरस का जो कंपोजिशन था ये था हेमाग्लूटिनिन H टाइप 5 एंड न्यूरामिनिडेज N टाइप 1, इसलिए इसका नाम पड़ा H5N1। ये जो नए वायरस की फाइंडिंग्स थी ये अल्टीमेटली एज पर लॉ WHO और WHO एनिमल हेल्थ को शेयर करी गई और इसके बाद कुछ पोल्ट्री फार्म्स को क्वारंटीन कर दिया गया ताकि ये और ज्यादा ना फैले और कुछ गूज को मार डाला गया वहीं पे ही ताकि और गूज इसमें इन्फेक्ट ना हो। इसके बाद सबने राहत की सांस ली, सोचा कि कुछ भी नहीं होगा, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि ये सिर्फ एक शुरुआत है। साल 1997, एक 3 साल का बच्चा कैम लैम टैम, इस बच्चे को बुखार हुआ, तबीयत खराब हुई, गला खराब हुआ। उसके पेरेंट्स को लगा नॉर्मल मौसम का बुखार है, उन्होंने घर पे मेडिकेशन शुरू की। जब बच्चे की तबीयत ठीक नहीं हुई तो उसको क्वीन एलिजाबेथ हॉस्पिटल में एडमिट करा गया। डॉक्टर्स ने भी एंटीबायोटिक शुरू करी और जो बेसिक प्रोसीजर्स होते हैं, मेडिसिन होती है, वो शुरू करी। बट जब बच्चे को आराम नहीं हुआ तो सीनियर डॉक्टर्स को बुलाया गया, सीनियर साइंटिस्ट को लूप इन करा गया। फर्दर जब डायग्नोज करा गया तो ये फिगर आउट हुआ कि ये नॉर्मल चीज नहीं है, ये H5N1 का केस है। अब पॉइंट आता है कि साइंटिस्ट इस चीज को फिगर आउट कैसे करते हैं कि ये H5N1 का केस है। सबसे पहले जब ब्लड सैंपल लिया जाता है उसके अंदर से स्ट्रेन को अलग किया जाता है, जिसको हम कहते हैं आइसोलेशन ऑफ स्ट्रेन। आइसोलेशन ऑफ स्ट्रेन मतलब कोई भी वायरस कभी अकेले नहीं होता, वो किसी ना किसी वायरस के साथ इंटीग्रेट होके हो। जब उसको आइसोलेट करा जाता है, उस नए वायरस को अलग करा जाता है, उसके बाद पेट्री डिश ट्यूब में उस वायरस को ग्रो करा जाता है। उसके बाद उस वायरस के अंदर से RNA निकाला जाता है। RNA वायरस का जेनेटिक मटेरियल होता है। RNA को DNA में कन्वर्ट करा जाता है। DNA में इसलिए कन्वर्ट करा जाता है क्योंकि DNA बहुत स्टेबल होता है और DNA के ऊपर आप फर्दर प्रोसेसेस कर सकते हैं। उसके बाद सीक्वेंसर एक मशीन होती है जो DNA से डेटा जनरेट करती है और फिर फर्दर प्रोग्राम्स होते हैं जो इस पूरे वायरस की जन्म कुंडली निकालते हैं, जिसको हम कहते हैं वायरस जेनेटिक कोड। चलिए अब वापस अपने उसी केस पर चलते हैं। इस बच्चे के केस के बाद 18 और केसेस हांगकांग में आए और हाहाकार मच गया। हांगकांग की गवर्नमेंट अपने टोज पर आ गई, फटाफट क्वारंटीन करा गया वो सारे पोल्ट्री फार्म जिनके टच में वो 18 लोग आए थे और कलिंग ऑफ बर्ड्स हैव स्टार्टेड। 1.25 करोड़ बर्ड्स को मार डाला गया। जो 18 लोग इन्फेक्ट हुए थे उसमें से 6 लोगों की डेथ हो गई और ये 18 के 18 लोग, इनको जो सिम्टम्स थे ये सब ARDS के सिम्टम्स थे। व्हेन आई से ARDS इट मींस एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। यही सिम्टम होते हैं जो कि इस तरीके के वायरस में पाए जाते हैं। इस केस पर WHO की भी बारीक नजर थी। WHO के इंस्ट्रक्शन के बाद हांगकांग की गवर्नमेंट ने जो लाइव पोल्ट्री मार्केट्स होती है उनको भी शट डाउन कर दिया और काफी स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए गए। 1998 के आते आते तक चीजें काफी सेटल डाउन हो गई थी। उसके बाद कोई बहुत मेजर आउटब्रेक हमें देखने को नहीं मिला। ऐसा लगा कि H5N1 अपने प्राण त्याग चुका है, H5N1 खत्म हो चुका है। लेकिन H5N1 धीरे धीरे वाइल्ड बर्ड्स के थ्रू दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैल रहा था। उसके बाद 1999 में हांगकांग में फिर छोटा सा इरप्शन हुआ, 1-2 केसेस आए, किसी की डेथ नहीं हुई फॉर्चुनेटली, और अगेन 1.25 करोड़ पक्षियों को मार डाला गया। 2001 में हांगकांग में फिर एक छोटे मोटे केसेस आए और उसके बाद मास कलिंग ऑफ बर्ड्स हुई और बायोसिक्योरिटी मेजर्स एनहांस्ड कर दिए गए हर पोल्ट्री फार्म्स के अंदर। 2002 में साउथ कोरिया में कुछ केसेस आए, बट अगेन कोई भी लीथल नहीं थे, किसी की जान नहीं गई, बट मास कलिंग ऑफ बर्ड हैव इनिशिएटेड बाय साउथ कोरिया। दुनिया को लगा कि यार छोटे मोटे केसेस हैं और ये वायरस अब अपनी उम्र जी चुका है और हम
एंडेमिक में है। इसका मतलब पेंडेमिक जैसी कोई चीज नहीं है, ये खत्म हो चुका है। साल आता है 2003। 2003 की सर्दियों में वियतनाम में हनोई के पास बहुत सारी बर्ड्स पोल्ट्री फार्म्स पे अपने आप मरने लगे। किसी को नहीं पता होता कि क्या चीज है, क्या हुआ, क्यों बर्ड्स मर रही है, नोबडी नोज। 2004 की जनवरी आते आते तक पहला ह्यूमन केस आया हनोई में। उसके बाद केसेस की लाइन लग गई। टोटल 23 ह्यूमन केसेस आए उसी हॉस्पिटल के अंदर। उन 23 केसेस में से 16 लोगों की डेथ हो गई। ये इतना हाई मोर्टेलिटी रेट था। वियतनाम गवर्नमेंट परेशान हो गई, हर जगह बेचैनी का माहौल हो गया, किसान परेशान हो गए क्योंकि उनके बर्ड्स मारा जा रहा था। ऑल इन ऑल 4 करोड़ बर्ड्स को मारा गया था इसको पेंडेमिक को हैंडल करने के लिए, ताकि ये और ज्यादा ना फैले, ताकि ह्यूमन टू ह्यूमन वाली चेन में ना आए। मिड जनवरी 2004 में एक और कंट्री इसकी चपेट में आई। कंट्री का नाम था थाईलैंड। सबसे पहला केस आया सुभानबुरी प्रोविंस में। ये सेंट्रल और नॉर्दर्न प्रोविंस में फैला। टोटल 12 केस आए और 8 लोगों की मौत हुई। 67% मोर्टेलिटी रेट। 6.5 करोड़ बर्ड्स को मार डाला गया था। इसके बाद इतने सारे बर्ड्स को मारा गया, इतना लॉकडाउन लगाया गया, बायोसिक्योरिटी मेजर्स लिए गए, WHO ने बहुत सारी टेस्टिंग करी, सारा कुछ हुआ। उसके बाद वायरस के केस अपने आप इन दोनों कंट्रीज में आने कम हो गए। दुनिया ने राहत की सांस ली। ऐसा लगा ये वायरस अब अपना दम तोड़ चुका है। अगेन फेक उम्मीद थी जो कि एक्चुअली में फेक साबित हुई। 2005 आते आते तक एक और रिसर्जेंस होता है इस वायरस का, लेकिन इस बार एक नहीं 3 कंट्रीज में होता है। वियतनाम में होता है, इंडोनेशिया में होता है, कंबोडिया में होता है। वियतनाम में 61 केसेस आते हैं जिसके अंदर 19 लोगों की मौत हो जाती है। इंडोनेशिया में 20 केसेस आते हैं, 13 मौतें हो जाती हैं। कंबोडिया में 4 केसेस आते हैं, 4 के चारों की मौत हो जाती है। करोड़ों करोड़ों पक्षियों को मार डाला जाता है। अगेन जो इनके बाड़े होते हैं, जो इनके पोल्ट्री फार्म्स होते हैं, इनको क्वारंटीन करा जाता है। जो उन बाड़ों में काम करते हैं उनको भी क्वारंटीन करा गया, उनके ऊपर नजर रखी गई, उनकी टेस्टिंग करी गई। हर कंट्री की गवर्नमेंट अपने टोज पे थी क्योंकि सबको पता था कि इसका मोर्टेलिटी रेट इतना ज्यादा हाई है कि अगर ये ह्यूमन टू ह्यूमन फैला तो ये कुछ भी कर सकता है। 2006 आते आते तक ये वायरस यूरोप और अफ्रीका में पहुंच गया। टर्की में 12 लोग इन्फेक्ट हुए, 4 लोगों की मौत हुई। अजरबैजान में 5 लोगों की मौत हुई। इजिप्ट में 18 इन्फेक्शन हुए, 10 लोगों की मौत हुई। मुर्गियों को मारा जाना, पोल्ट्री को मारा जाना बड़े नंबर्स में एक नॉर्मल चीज हो गई थी। किसान बर्बाद हो गए थे और गवर्नमेंट इतने सारे लोगों को हर्जाना नहीं दे सकती थी, मुआवजा नहीं दे सकते सर किसानों को। 2007 से 10 का वो पीरियड था जब ये वायरस अपने पूरे विकराल रूप में आया था। इंडोनेशिया में डॉक्टर सिप्टो मैग्नुस्मो हॉस्पिटल जो कि जकार्ता में है और सार्तीजा हॉस्पिटल जो कि योगाकार्ता में है। यहाँ पे कुछ लोग आए जिनको गले की प्रॉब्लम थी, खराश थी, एंड दे आर फीलिंग वेरी अनकंफर्टेबल। अब वो हॉस्पिटल इसलिए आए थे क्योंकि ये उनको नॉर्मल सर्दी जुकाम नहीं लग रहा था। उनको लग रहा था कि ये नॉर्मल सर्दी जुकाम से कुछ आगे की चीज है। जो 2 लोग शुरू में आए उन दोनों की 24 घंटे में मौत हो गई थी। उसके बाद टोटल 47 केसेस आए जिसमें से 37 लोगों की मौत हो गई थी। वायरस ने दूसरा कंट्री को स्ट्राइक किया, उसका नाम था इजिप्ट। कायरो, गीजा एंड नाइल डेल्टा रीजन में 25 केसेस आए, 9 लोगों की डेथ हो गई। वियतनाम में 8 केसेस आए, 5 लोगों की डेथ हो गई। 2008 आते आते तक मेडिकल साइंस, WHO सब ने मिलकर एक वैक्सीन बनाई जिसके ट्रायल शुरू हुए बर्ड्स के ऊपर। बर्ड्स को वैक्सीन लगाई जाए ताकि ये वायरस म्यूटेट ना करे और एक बर्ड से दूसरे बर्ड में ना फैले। इसी साल इंडोनेशिया में 24 केसेस आए जिसमें 20 मौतें हुई हैं। इजिप्ट में 18 केसेस आए, 10 मौतें हुई हैं। यही वो साल था 2008 जब इंडिया में पहला केस आया था और इंडिया के साथ साथ बांग्लादेश भी चपेटे में आया था। बट गुड थिंग इज दैट देयर इज नो फैटेलिटी इन इंडिया। 2007 से 2010 का वो पीरियड था जब हमने इस वायरस का और भी बड़ा रूप देखा था और इंडोनेशिया और इजिप्ट, दीज आर द 2 कंट्रीज विच आर पर्टिकुलरली हिट हार्ड, जिनको सबसे ज्यादा चोट लगी थी। 2010 के बाद इस वायरस ने अपने आप को म्यूटेट किया, अपने आप को, अपना जो बिहेवियर होता है वो चेंज किया और हमें 2 और वर्जन देखने को मिले। उनका नाम था H5N2 एंड H5N8। 2019 में जब कोविड आया तो H5N1 एंड फैमिली ऑफ वायरस के ऊपर से ध्यान हट गया क्योंकि कोविड एक ऐसा वायरस था जो कि ह्यूमन टू ह्यूमन बहुत तेजी से फैल रहा था और नोवल था। कोविड में हमने देखा कि हम एज अ ह्यूमैनिटी हम कितना इल प्रिपेयर्ड थे। हमने लोगों को ऑक्सीजन के लिए तड़पते हुए देखा, हमने लोगों को मरते हुए देखा। एक ऐसा वायरस जिसका मोर्टेलिटी रेट 1% से भी नीचे था लेकिन ह्यूमन टू ह्यूमन फैल सकता था, उस वायरस के थ्रू हमने लाखों लोगों को मरते हुए देखा। हमने शमशान घाट के बाहर लाइनें लगी देखी है, बहुत बुरा हाल देखा है हम लोगों ने। जब किसी तरह ह्यूमैनिटी ने कोविड से पार पाया 2022 में अगेन ये वायरस लाइमलाइट में आया। अब ये वायरस लाइमलाइट में क्यों आया? क्योंकि यूएस के साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि बहुत बड़ी गिनती में काउस की डेथ हो रही है फार्म्स में। अगेन जब डायग्नोज करा गया तो यही वायरस निकला। इसका मतलब ये वायरस बर्ड से म्यूटेट होकर मैमल्स में आ चुका था। यूएस में 2022 के मध्य तक, मिड ऑफ 2022, पहला केस टेक्सास में आ चुका था जो कि डेयरी फार्म पे काम करने वाला एक आदमी था। 2023 आते आते तक 3 से 4 केस आ चुके। गुड थिंग इज दैट कि कोई फेटेलिटी नहीं थी, किसी की डेथ नहीं हुई थी। 2023 में
जब साइंटिस्ट ने जंगल में ये चेक किया, डीप फॉरेस्ट में ये चेक किया कि वायरस क्या और भी मैमल्स को फैल चुका है, तो ये फिगर आउट हुआ कि वायरस 50 डिफरेंट टाइप के मैमल्स में फैल चुका है, जिसके अंदर फॉक्स भी है, रकून भी है, और जो डेथ रेट है, जो फर्टिलिटी है, वो बहुत हाई है। फिनलैंड वो पहला देश बना जिसने 2024 के अंदर जो वो पॉपुलेशन थी जिनकी नेचुरल इम्यूनिटी थोड़ी वीक थी, या फिर उनको हम हाई रिस्क ग्रुप के लोग कहते हैं, उनको वैक्सीन एडमिनिस्टर करने के लिए अलाउ कर दिया था। वो लोग बर्ड फ्लू की वैक्सीन ले सकते हैं। अब आप सिर्फ इमेजिन करिए एक ऐसा वायरस कोविड जो ह्यूमन टू ह्यूमन में फैलता है और जिसका की मोर्टेलिटी रेट 1% भी नहीं है, वो इतनी तबाही मचा सकता है। तो सोचिए जिसका मोर्टेलिटी रेट 60% है, वो क्या करेगा। अब क्वेश्चन ये उठता है, क्या हमारी गवर्नमेंट्स, WHO इसके लिए तैयार है? आई होप कि हम दोबारा लोगों को ऑक्सीजन के लिए तड़पता हुआ नहीं देखेंगे। आई होप हम पहले से ज्यादा बेटर प्रिपेयर्ड होंगे। आई होप हम दोबारा वहीं खड़े नहीं होंगे। मेरा काम आपको डराना नहीं था, मेरा काम आपको ये बताना था कि अभी एज अ ह्यूमैनिटी हम लोग किसी पेंडेमिक से पूरी तरह से बाहर नहीं आए। एक ऐसी पेंडेमिक है जो बहुत स्लो सिमर कर रही है और बहुत लंबे टाइम से कर रही है। एंड वर्स्ट पार्ट इज दैट कि ये अपने आप को चेंज कर चुकी है। टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।